हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है व्हाई वर्ल्ड लीडर्स लव इंडिया, इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी। ओहो, व्हाई नॉट। ये तो ऑब्वियस सी बात है यार, जो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं इंडिया। काम ही ऐसे है कि वो लव बनता है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने कितनी सारी वीडियोस में देखा है कि उनकी वर्ल्ड वाइड इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट है यार, जहां पर भी चले जाएं। एक दो सीन याद आ रहे हैं जिसमें याद है ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मोदी इज द बॉस, और एक कंट्री का नाम मैं भूल गया, उनके तो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ने पहुंच हुए थे। हाँ, रिस्पेक्ट में मुझे भी नाम भूल गया, जिधर वो रात के वक्त कहीं का प्लेन जो है वो लैंड हुआ है। हाँ, तो बाकी देख लेते हैं वीडियो में क्या करते हैं। स्टार डिस्कशन होने वाली है, हमेशा की तरह अमेजिंग, एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी के पैर छुए। यस, ऑस्ट्रेलियन पीएम एंथनी एल्बनीज ने एक ऑस्ट्रेलियन स्टेडियम में जब पीएम मोदी को होस्ट किया था, तब उन्होंने सबके सामने कहा था पीएम मोदी इज द बॉस। यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने तो जापान के क्वाड समिट में पीएम मोदी का ऑटोग्राफ ही मांग लिया। और ये सब किस लिए? एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर के लिए जो उनका देश के भी नहीं। ये कुछ अजीब नहीं लग रहा? I mean, ऑस्ट्रेलिया के पीएम तो पीएम, उसके तो ऑपोजिशन लीडर्स तक जेलस थे कि एक दूसरे देश के पॉलिटिकल लीडर का नाम एक ऑस्ट्रेलियन स्टेडियम में 20,000 लोग कैसे चिल्ला सकते हैं। सब ने ही बोला ना। बहुत सारे लोग शायद मोदी जी का करिश्मा कहे, बट एक फेमस जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर ने अपने करिश्मेटिक लीडरशिप थ्योरी में कहा था उसके बिहेवियरल अपीयरेंस से तो आता है, पर ओरिजिनली वो सोशियोलॉजी और पॉलिटिक्स से भी काफी ज्यादा मोटिवेटेड होता है। बस इसी का आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्यों और कैसे हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज पूरे वर्ल्ड के फेवरेट लीडर बन चुके हैं। हम मेजरली 4 चीजों पे बात करेंगे: वोट बैंक पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, पर्सनैलिटी एंड डिसीजन मेकिंग। अगर हम वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात करें तो पिछले सिर्फ 10 सालों में ही ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस की पॉपुलेशन डबल होकर उनके टोटल पॉपुलेशन का 3% बन चुकी है। जबकि इतना रिप्रेजेंटेशन तो आज इंडिया में भी 3rd और 4th लार्जेस्ट ग्रुप्स क्रिश्चियंस और सिख्स का भी नहीं है। नो वंडर लास्ट इलेक्शन के वक्त इन इंडियन वोटर्स को जीतने के लिए एक्स ऑस्ट्रेलियन पीएम स्कॉट मॉरिसन इंस्टाग्राम पर मद्रास करी के साथ सेल्फी पोस्ट कर रहे थे। वहीं पे करंट ऑस्ट्रेलियन पीएम एंथनी एल्बनीज हिंदू देवी देवता की आरती करते हुए नजर आ रहे थे। इसका नतीजा ऐसा निकला कि एक्चुअल इलेक्शन से पहले होने वाले एग्जिट पोल सर्वे में जिस कैंडिडेट को 40% इंडियंस ने वोट किया था, वही कैंडिडेट फाइनली इलेक्शन में जीता। सेम हुआ 2020 में यूएस के साथ। करीब 72% इंडियन अमेरिकन प्लान कर रहे थे कि वो बाइडेन को वोट करेंगे, एंड गेस हु इज द प्रेसिडेंट नाउ। सो जस्ट इमेजिन कि जब ऑस्ट्रेलिया, यूएस और ऐसे ही बाकी डेवलप्ड नेशंस में इंडियन डायस्पोरा को एक डिसाइसिव पोजीशन में देखा जाएगा, तो दुनिया भर के 150 से ज्यादा डेवलपिंग नेशंस के सामने इंडिया और इंडियन पीएम की किस तरीके की ग्लोबल इमेज पोर्ट्रे होगी। बस यही आ जाता है मोदी पॉपुलैरिटी के पीछे सेकेंड रीजन, जियोपॉलिटिक्स। हाल ही में पैसिफिक नेशन पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने पीएम मोदी को ग्लोबल साउथ के देशों का लीडर कहा था। उनके हिसाब से दुनिया के ऑलमोस्ट सभी डेवलप्ड देश नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और नॉर्दर्न एशिया में स्थित है, एंड वो सिर्फ नॉर्थ के प्रॉब्लम्स की ही बात करते हैं, जबकि मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को सहने वाली डेवलपिंग वर्ल्ड तो साउथ में बसती है। ऑल्सो काफी इयर्स तक इस ब्लू ग्लोबल नॉर्थ ने कॉलोनीज बनाकर रेड ग्लोबल साउथ को एक्सप्लॉइट भी किया है। इसीलिए इस सब को मद्देनजर रखते हुए हाल ही में ग्लोबल साउथ के 14 पैसिफिक आइलैंड देश जैसे कि कुक आइलैंड, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, ये सारे देश ग्लोबल साउथ के एक ब्राइट स्पॉट यानी कि इंडिया को अपना लीडर बनाना चाहते हैं। एंड इसीलिए आपने देखा होगा कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने मोदी जी के पैर भी छुए थे। बट ऑफ कोर्स इंटरनेशनल रिलेशंस में देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। एंड जितनी रिसर्च हमने की उससे यही लगता है कि पैसिफिक आइलैंड्स या फिर इन जनरल ग्लोबल साउथ की बात करने में पीएम मोदी और इंडिया भी अपना ही फायदा देख रहे हैं। एक्चुअली ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा, पर पीएम बनते ही मोदी जी ने ग्लोबल साउथ के इश्यूज को उठाने के लिए 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज को मिलाकर एक फोरम बनाया था, फोरम फॉर इंडियन पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, FIPIC। इसके जरिए इंडिया ने सोचा था कि वो किसी सुपर पावर कंट्री की तरह ही ग्लोबल इश्यूज की बात करेगा, लेकिन उनकी नहीं जिनके ऊपर सब बात कर रहे हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, रशिया यूक्रेन वॉर, इस पे सब लोग बात कर रहे हैं। इंस्टेड अगर इंडिया को लाइमलाइट में लाना है तो हमने सोचा एक ऐसा मुद्दा चाहिए जो यूनिक हो। तो बस फिर इंडिया ने ग्लोबल साउथ का एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया और ऑनगोइंग इश्यूज को भी इस मुद्दे से लिंक कर दिया। मोस्ट ऑफ द ग्लोबल चैलेंजेस have not been created
by the global south. देखो, कोई देश आपके उठाए मुद्दों पर अपना टाइम और मनी क्यों इन्वेस्ट करेगा अगर आप उसके देश में सिर्फ शब्द इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसे नहीं इन्वेस्ट कर रहे। सो इंडिया ने उन 14 पैसिफिक नेशंस के कल्चरल, स्ट्रक्चरल और पॉलिटिकल बेटरमेंट के लिए इंडिविजुअली करीब 2 लाख USD पर ईयर का फंड अलॉट किया है और साथ ही उनके ब्यूरोक्रेट्स को इंडिया में ट्रेनिंग देने का वादा भी किया है। नाउ आई नो ये सुनने में एक वेस्ट ऑफ मनी लग रहा होगा, बट 14 देशों के लिए जाने वाले इन फंड्स को अगर हम मिलाकर भी कैलकुलेट करें तो ये हमारे GDP का सिर्फ 0.0001% है। बट इसके बदले हमारे देश इंडिया और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ग्लोबल लेवल पर एक सेंटर स्टेज मिल सकता है एंड इनफैक्ट इसका रिजल्ट भी दिखने लग गया है। दुनिया भर के सभी पावरफुल ग्लोबल लीडर्स में से पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग पिछले 4 सालों से लगातार हाईएस्ट बढ़ रही है, जबकि यूएसए दुनिया के मोस्ट पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट बाइडेन की अब तक की हाईएस्ट अप्रूवल रेटिंग मोदी जी के पिछले कुछ सालों में आई सबसे लोएस्ट रेटिंग से भी कम है। व्हिच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट रीजन बिहाइंड मोदीज पॉपुलैरिटी, पर्सनालिटी। बाकी लीडर्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं और मोदी जी कैसे इंटरेक्ट करते हैं दूसरे लीडर्स के साथ, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसमें आपको एक स्टॉन्च कॉन्ट्रास्ट दिखाई देगा। आप इन्हें कभी नहीं देखोगे एक दूसरे से एकदम गर्म जोशी से गले वगैरह मिला के मिलते हुए, पर अब देखो यही सेम लीडर्स पीएम मोदी से कैसे मिलते हैं। बस बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करो, देयर इज अ क्लियर डिफरेंस। मोदी जी के मामले में ऐसा लगता है जैसे गले मिलते हैं, लीडर्स नहीं बल्कि 2 पुराने दोस्त मिल रहे हैं। हाँ। इनफैक्ट एक बार तो मोदी जी ने खुद बताया था कि वो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से सिर्फ आधे घंटे के लिए मिलने गए थे रात के 11 बजे, लेकिन उनकी बातें सुबह के 4 बजे तक चलती रही। तो डेफिनेटली मोदी जी की ये पर्सनालिटी उन्हें वर्ल्ड लीडर्स से काफी क्लोज रिलेशन बनाने में हेल्प कर रही है। कितना टाइम लेंगे वो? बोले साहब ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट, मैक्सिमम 50 मिनट। दोनों बैठे, बातें शुरू हुई साहब, और आप हैरान हो जाएंगे जो 50 मिनट का कार्यक्रम तय हुआ था, मैं करीब सुबह 3:45 बजे होटल वापस आया। बट ऑफ कोर्स एज आई सेड अर्लियर ये सब कुछ पॉलिटिक्स है, क्योंकि जब पीएम मोदी वर्ल्ड स्टेज पर बाकी पावरफुल ग्लोबल लीडर्स से जब इस तरीके से मिलते हैं तो इससे इंडिया को 2 चीजें हासिल होती। पहले तो पीएम मोदी उनके यूनिक स्टाइल के कारण लीडर्स के बीच अलग से हाईलाइट हो जाते हैं और चारों तरफ उनकी चर्चा होने लग जाती है। एंड दूसरा, इंडिया की इन हाउस पॉपुलेशन को बड़े देशों के साथ बराबरी का एहसास होता है। अब पीएम मोदी की जो पर्सनालिटी है, इसका इंडियन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में कितना बड़ा रोल प्ले होता है, क्या फायदा होता है कि नहीं फायदा होता है, वो डायरेक्शन में हम नहीं जा रहे। बट हाँ, इतना जरूर है कि इससे एटलीस्ट वो ग्लोबली न्यूज में बने रहते हैं एंड उनके रिलेशंस बाकी लीडर्स के साथ कंपैरेटिवली अच्छे हो जाते हैं। अब आते हैं लास्ट रीजन पे, विच इज मोदी जी स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग। ये पॉइंट पे तो स्पेसिफिकली हम ये बिल्कुल बात नहीं कर रहे कि ये जो डिसीजंस उन्होंने लिए हैं वो सही थे या गलत थे। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि उन्होंने काफी डिफिकल्ट सिचुएशंस में डिसीजन लिया जो अपने आप में ही दूसरे देशों के लीडर्स के साथ रिलेशंस बिल्ड करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो देखो, 2017 में प्राइम मिनिस्टर मोदी वो पहले इंडियन पीएम बनते हैं जो इजराइल का दौरा करके आते हैं, यानी उसको विजिट करके आते हैं प्रॉपर्ली। इससे पहले अरब नेशंस की नाराजगी से बचने के लिए किसी इंडियन पीएम ने ऐसा नहीं किया। देन उसी साल जब इजराइल यूएस के सपोर्ट से जेरूसलम को अपना कैपिटल बनाने का यूएन में प्रपोजल रखता है तो इंडिया अरब नेशंस के साथ मिलकर उसे स्ट्रक डाउन कर देता है। एंड ये सब के बावजूद 1 महीने के अंदर अंदर ही इजरायली पीएम नेतन्याहू करीब 100 इजरायली कंपनीज के 130 बिजनेस डेलीगेट्स को लेकर फिर भी इंडिया आते हैं और 9 कोऑपरेशन डील साइन करते हैं। ये सब के पीछे का मतलब समझ रहे हो? ऐसे की डेवलपमेंट्स को देखकर ग्लोबली अब इंडिया को उस स्टेज पर देखा जा रहा है जहां वो बिना किसी वर्ल्ड पावर या फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस हुए खुद का ग्लोबल एजेंडा खुद से सेट कर सकता है। ऐसी डिप्लोमेसी बिना किसी बैकलैश के और कौन सा देश कर सकता है? प्रोबेबली सिर्फ यूएस, क्योंकि एक तरफ वो सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा आर्म सप्लायर है, वही दूसरी तरफ वो इजराइल का सबसे बड़ा क्लोज एलाई है। सो एक ही टाइम पे यूएस के तो दोनों दुश्मन देशों के साथ अच्छे रिलेशंस है। सो ऐसे में क्योंकि मोदी जी की लीडरशिप में इंडिया भी इसी रास्ते पर निकल रहा है तो एटलीस्ट इससे ऐसा पोर्ट्रे होता है कि अनडाउटेडली मोदी जी को भी एक टफ पावरफुल लीडर के तौर पर देखा जा रहा है जिसे क्रैक करना काफी मुश्किल है। ये इसका एक और एग्जांपल ले लो, यूके के साथ चल रहा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ड्रामा। यूके की बिगड़ती इकोनॉमी के कारण सिर्फ 2 महीने में उनके 2 पीएम्स को रिजाइन करना पड़ा। ऐसे कंडीशन में इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटिश इकोनॉमी के लिए एक लाइफ सेवर बन सकता था, लेकिन 2020 में ही ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी डील पर पहले तो यूके की होम सेक्रेटरी सुवेला ब्रेवरमैन ने पानी फेर दिया यूके में बढ़ते इंडियन इमिग्रेशन को लेकर इंडियन गवर्नमेंट पर सवाल उठा के। और उसके बाद जैसे ही मामला हल्का सा ठंडा हुआ था तो वहां की इंडियन एम्बेसी पर खालिस्तानी अटैक और उस पर यूके पुलिस के ठंडे रिस्पॉन्स ने FTA को पूरी तरह से ICU में पहुंचा दिया। ये खालिस्तानी अटैक पे तो आपको याद होगा कि वहां पर जब अटैक किया था तो यूके ने कोई रिस्पांस नहीं दिया था तो इंडिया ने भी इंडिया में जो यूके की एम्बेसी थी वहां से सिक्योरिटी को कम कर दिया था।
मतलब बेसिकली जैसे को तैसा, वो भी यूके के साथ। सो इंडिया अंडर पीएम मोदी इज क्लियर कि ये बड़े देशों का हैंडशेक विद वन हैंड एंड नाइफ विद द अदर हैंड, ये वाला एटीट्यूड नहीं चलने वाला है। इनफैक्ट बड़े देश ही क्या, इंडियन गवर्नमेंट ने अब ये इन जनरल भी काफी क्लियर कर दिया है कि नेशनल प्राइड, नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी के साथ अब बिल्कुल भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलने वाला है। ये पुलवामा के बाद भी सेम हुआ था। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद इंडियन गवर्नमेंट अपने एक्शन को लेकर काफी क्लियर थी। तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। आतंकवाद भी करें और शांति की भी बात करें, ये थोड़ी चलेगा। लेकिन ये सब कुछ एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी के तहत किया गया था। इस अटैक के दूसरे ही दिन इंडिया ने तुरंत 25 देशों को पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट के क्लियर एविडेंसेस दिए, ताकि इसके बाद जो इंडिया एक्शन लेगा वो एक्शन लेजिटिमाइज हो सके। इसके बाद जब इंडिया ने एयर स्ट्राइक्स किए तो अगेन 12 देशों के साथ ऑपरेशंस के डिटेल्स शेयर किए गए, ताकि सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं हुई है इसके प्रूफ सबके सामने आ सके। सो ये मास्टर स्ट्रैटेजी से इंडिया ने पहले तो बताकर मारा, और दूसरा उसने टेररिज्म के अगेंस्ट अपनी कैपेबिलिटी दिखा दी, क्योंकि इससे पहले हमेशा इंडिया टेररिज्म से सिर्फ कॉम्प्रोमाइज ही करता आया था। जैसे 1989 में टेररिस्ट को छोड़ देना क्योंकि उनके साथियों ने एलिजिडली उस वक्त के होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी रुबैया सैयद को किडनैप कर लिया था। अब मैं यहाँ पे एलिजिडली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रुबैया ने कश्मीरी पंडित्स को मारने वाले यासीन मलिक को अपना एब्डक्टर को आइडेंटिफाई कर लिया था, पर इसके बावजूद रुबैया की ही बहन और एक्स जम्मू एंड कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती खुद यासीन मलिक को हाल ही में प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। खैर मामला जो भी हो, अब इंडियन लीडरशिप ने टेररिज्म को टॉलरेट करने से सीधा मना कर दिया है। इसीलिए मणिपुर में भी मारे गए इंडियन सोल्जर्स का बदला लेने के लिए म्यांमार में ऑपरेशन हॉट परस्यूट चलाकर टेररिस्ट का सफाया किया गया। इन सब एक्शन से 21st सेंचुरी में इंडिया की एक ऐसी इमेज बनती है कि पीएम मोदी की लीडरशिप में नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर है, एंड ऐसा सिर्फ वही देश कर पाते हैं जो काफी डेवलप्ड है। इसीलिए भी ये पीएम मोदी के पॉपुलैरिटी में एक मेजर फैक्टर हो जाता है। इनफैक्ट समय का खेल देखो, 2005 में जिस यूएस ने पीएम मोदी का वीजा कैंसिल कर दिया था, तब वो सीएम थे। आज उसी यूएस का प्रेसिडेंट मोदी का ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। नाउ ऑफ कोर्स इस पूरे वीडियो में हम कहीं नहीं कह रहे कि सिर्फ मोदी जी के आने के बाद ही सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, पर एक चीज को कोई झुठला नहीं सकता कि आज इंडिया को लेकर जो एक ग्लोबल एटीट्यूड है वो काफी ज्यादा चेंज हो गया। बट आपके हिसाब से भी वाकई में आज हमारे पीएम ग्लोबली काफी फेमस है, एंड इफ यस तो ऐसा क्यों है? आपकी जो भी ओपिनियंस है मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना, आई वुड लव टू नो। बाकी तो आज मोदी जी की पॉपुलैरिटी को जस्टिफाई करने का एक सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि वो पाकिस्तान जो पहले इंडिया के अगेंस्ट था, आज वहाँ के पाकिस्तानी लोग इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को अपना प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। इस टॉपिक पे हमने डिटेल वीडियो बना रखा है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप लेफ्ट क्लिक करके उसको देख सकते हैं। मिलते हैं अगले टाइम, तब तक के लिए जय हिंद। यार जो इन्होंने लास्ट में बोला वो वीडियो भी देखेंगे हैं। हाँ। पाकिस्तानियों से रिलेटेड। मुझे ना इससे एक बात याद आ गई, जब रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही थी ना, तो अमेरिका चाह रहा था कि पीएम मोदी ना हमारी साइड पर है, यूक्रेन मतलब उसको फेवर करें, बट उन्होंने कहा कि नहीं, हम रशिया से ऑयल खरीदते हैं, हमारी डील्स कैंसिल हो सकती है, मसले हो सकते हैं, बट उन्होंने कहा हमें कोई डिक्टेट ना करे, ठीक है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हमने किससे ट्रेड करना या नहीं करना, ये हम खुद डिसाइड करेंगे। तो वो क्या करते थे, रशिया से वो कच्चा तेल जो क्रूड ऑयल कहते हैं वो खरीदते थे, उसको रिफाइन करते थे, रिफाइन, और ना यूरोप को बेचते थे। और दुनिया का सबसे बड़ा जो ऑयल का एक्सपोर्टर है, जो यूरोप को तेल सप्लाई करता है, वो इंडिया। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बड़ी क्लियर है, और मतलब वो अभी टाइम ऐसा आ चुका हुआ, वो कहते हैं कि भाई जिससे हमारे मतलब लोगों को फायदा है ना, हमने वही डील करना, हमने किसी की लड़ाई में नहीं आना, और हाँ जो हमसे पंगा लेगा तो हम उसको जवाब देंगे। उनके अब ये पॉलिसी रह गई है। और तभी आप देखो कि जो इंडियंस जो हैं, जो दूर के देशों में, मतलब जो डेवलप देशों में, और उनका वोट बैंक इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि उधर के प्राइम मिनिस्टर भी इंडियंस को टारगेट करते हैं कि ताकि इंडियन जिसको वोट देंगे ना वो ही पार्टी जीते। चाहे वो कनाडा में है, कनाडा में भी बहुत इंडियन, यूएस में या ऑस्ट्रेलिया में, और ये बहुत बड़ी बात है। और आपके प्राइम मिनिस्टर मतलब जब किसी भी देश जाता है तो उसका प्राइम मिनिस्टर रिसीव करने आता है। हमारा इधर थोड़ा उलट हो चुका हुआ है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जब जाते हैं तो वो आगे से प्राइम मिनिस्टर रिसीव नहीं करता। अब देखे ना इंडिया बिजनेस करने जाता है, डील्स वगैरह। अब देखे ऑस्ट्रेलिया के साथ कितनी डील्स की, अमेरिका के साथ, और फ्री ट्रेड तो यूके के साथ भी कर रहा था, अगर वो हाथ ना करते बीच में। तो आप देखो कि वो इंडिया जब जाता है ना, तो वो बोरो करने नहीं जाता, वो इन्वेस्टमेंट करने जाता है। तो फिर उनकी रिस्पेक्ट भी उसी लेवल की ना। हमारा थोड़ा जरा सीन ऑपोजिट है। और जैसे उन्होंने बताया कि 2004 या 5 में जब सीएम थे वो
गुजरात के, तब उनका वीजा रिजेक्ट हो गया कैंसिल हुआ था। तो अब देखिए उनका प्रेसिडेंट मिल रहा है, ऑटोग्राफ मांग रहा है। तो कितना टाइम चेंज हो चुका है। और फिर साथ में वो इंटरनेशनल मुद्दों की बात करते हैं कि भाई हम खाली डेवलप कंट्री के बारे में क्यों बात करें, जो डेवलपिंग है उनके बारे में भी बात करें। वो जो तो 14 का मिलकर उन्होंने एक FIPIC तो बनाया। अब इंडिया में मतलब 2-3 चीजें ऐसी हो रही हैं जिसको ना काफी कंट्री अप्रोच करें, लाइक अब जैसे वो UPI सिस्टम है, अब कई कंट्री कह रहे हैं कि हमें ये हमें ये सिस्टम चाहिए। उसके अलावा जो वंदे भारत है उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, फिर ब्रह्मस मिसाइल टेक्नोलॉजी वगैरह। अब उसमें भी इंडिया ना बहुत आगे चला गया हुआ, काम का लेवल इतना हाई है कि वो खुद ही अप्रोच करते हैं। बिल्कुल। और फिर साथ जो इंडियंस हैं वो भी बड़े वेल एजुकेटेड हो गए हैं। अब जाहिर बात है, अब जिस कंपनी में जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में CEOs के लेवल के मतलब पोजीशंस में, तो उससे इंडिया की वर्थ है ना। बिल्कुल। तो ये बड़ा मतलब एक अच्छी गवर्नमेंट का बड़ा योगदान है उसको एक इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाने के, सच में यार बिल्कुल ऐसा ही। और बड़ी अच्छी जो है वो वीडियो बनाई हुई थी, जिस तरह पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए थे, फिर उसको जो है वो बारी बारी एक्सप्लेन करते गए, तो वो इंटरेस्टिंग लगा। इसमें से जो इनके 1-2 पॉइंट थे, डिसीजन मेकिंग, वो मेरा बड़ा फेवरेट पॉइंट है। और पर्सनैलिटी वाला भी जो है ना, उसको हम भी अक्सर डिस्कस करते हैं, तो वो वाले पॉइंट्स जो है बीच में से वो काफी ज्यादा मेरे फेवरेट रहे। बाकी तो सारे पॉइंट्स ही जो है ना वो इम्पोर्टेंट थे, और बड़े अच्छे तरीके से आपने भी जो है इसको सारे को कंक्लूड कर दिया हुआ है। तो बहुत अच्छा लगा यार देख के, इस तरह के PM है, इसीलिए आज देश जो है ना वो मतलब बहुत थोड़े से अरसे में कह सकते हैं, मोदी जी के टेन्योर में ही जो है इंडिया तकरीबन 10 सालों में ऐसा लगता है जैसे उभर के आया है सामने। हाँ, जितना 10 सालों में इंडिया उभर के आया ना मोदी जी के टेन्योर में, अब अगले जो है ना 4-5 साल में जितनी 10 साल में तरक्की किया, उन्होंने अब अगले 4-5 साल में स्पीड और मजीद तेज हो गई। हाँ, और सबसे ज्यादा मुझे पसंद है जो उन्होंने अपने टेन्योर में आके वो मेक इन इंडिया जो स्टार्ट किया है ना, वो तो यार ये 2014 उनका डिसीजन ये मेरा बहुत ज्यादा जो है ना वो फेवरेट रहा है। तो बहुत अच्छी रही वीडियो। आई होप आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.